कैसे हो भाई मेरे जीतो। आई होप कि आपको आजकल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एलटी की, ठीक है, एमसीक्यू की, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमने जहाँ पे ख़त्म करी थी वहीं से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो सीआरई का एग्ज़ाम आप लोगों ने फिल कर दिया होगा, अगर नहीं कर दिया तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो आपसे यही उम्मीद है कि आपकी अच्छी चल रही होगी तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। और ये वीडियो आप किसी के लिए भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सीआरई के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी एनआईबी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अभी एग्जाम भी एक और हुआ था, गवर्नमेंट जीआईएमएस का एग्जाम हुआ था। तो एनआईबी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि वो भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसमें मैंने मोस्टली इसमें मैंने क्वेश्चन जो इंक्लूड किए हैं वो मोलिकुलर बायोलॉजी के किए हैं। जैसे थोड़ा सा टेक्निक्स से रिलेटेड, यानी कि आप पढ़ो, लेकिन पढ़ने का भी ना एक तरीका होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं से भी पढ़ लिया या कोई भी कंटेंट उठा के पढ़ लिया। क्योंकि देखिए भाई, कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, बस आपको उसमें से मंथन करना है, बिल्कुल उसमें से रेलिवेंट ही पढ़ना है। ऐसे नहीं, ऐसे तो एमडी एमएस लेवल का बहुत डीप में होती है बायोकेमिस्ट्री भी, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए रिक्वायर्ड हो टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, तो यही उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा कंटेंट जो जो लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट विदाउट फर्दर डिले। ठीक है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। ठीक है, तो मेरा नाम है चेतन एंड आई हैव डन माय बीएससी एमएलटी फ्रॉम पीजे चंडीगढ़। एंड मैंने रायबरेली में भी काम किया है, एम्स रायबरेली में, भटिंडा में भी। एंड चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे और भी डिस्कस करूंगा मैं साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा चैनल लैबटॉनिक। तो आई होप कि अगर आप पहली बार देख रहे हो इस चैनल को, विजिट कर रहे हो, तो पूरा वीडियो देख के जाना, तब डिसाइड करना है कि सब्सक्राइब करना है नहीं करना है। ठीक है, कंटेंट में अगर थोड़ा भी दम लगे तो सब्सक्राइब करके जाना, मैं पहले नहीं बोलूंगा। ठीक है, पहले पूरी वीडियो देखो, उसके बाद डिसाइड करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहीं पर मैंने अपनी लास्ट वीडियो खत्म करी थी। हमने 5 क्वेश्चन सियारी इसमें डिस्कस कर लिए थे, और अभी छठे क्वेश्चन से हम करते हैं शुरुआत। मैंने बोला था कि वीडियो नहीं तो लंबी हो जाती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन था यही, क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरुआत करेंगे अपनी। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोलिकुलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गुरुजी? क्वेश्चन नंबर 6 है सर हमारा क्या क्वेश्चन है? एक मिनट, सिन सिन डेलगानो सीक्वेंस के ऊपर है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि सिन डेलगानो सीक्वेंस के बारे में आपसे कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता। तो सिन नहीं तो मेरे को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूँ भाई, इंग्लिश इतनी नहीं है। तो शाइन डेलगानो डेलगानो सीक्वेंस है जो, वो बैक्टीरियल जो एमआरएनए है उसमें पाई जाती है। तो वो है क्या, ये बतानी है आपको। यूजी कोडोन, यूजीए कोडोन, यूएजी कोडोन, यूए कोडोन। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेते। कैसे कर लेते? ये जो चारों तीनों की तीन है, ये क्या है? ये स्टॉप कोडोन है। ठीक है, स्टॉप कोडोन है। तो स्टॉप कोडोन तो नहीं हो सकता भाई, बच गया कौन? एयूजी। ठीक है, तो एयूजी जो शिंडेगानो सीक्वेंस है, एयूजी से पहले पाई जाती है ये। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डीप डिस्कस करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो शिंडेगानो सीक्वेंस के बारे में थोड़ा डीप डिस्कस करते हैं। डीप क्या है कि देखो, जो आपका ये काम कब आता है, ये सीन डेल्गानो सीक्वेंस कब काम आती है? राइबोसोम पोजीशनिंग में। ठीक है, कैसे? जो सीन डेल्गानो सीक्वेंस है, ये एक प्यूरिन रिच रीजन है। तो सबसे आपको याद रखना है, ये एक प्यूरिन, देखो सारे के सारे इसमें क्या है, 5' to 3' में आप क्या दिख रहे हैं? एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, सारे के सारे एडेनिन ग्वानिन दिख रहे हैं। और आपको पता होगा प्यूरिन्स तो एडेनिन और ग्वानिन ही होते हैं। और पायरिमिडीन्स क्या होते हैं सर? आपका साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ये तीन होते हैं पायरिमिडीन्स। तो ये एक प्यूरिन रिच रीजन है। कहाँ पे है सर? ये एमआरएनए के ऊपर। ठीक है, मान लो ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए है। ठीक है, ये एमआरएनए है। और मान लो सर ये आपका हो गया स्टार्ट कोडोन, मान लो यहाँ से स्टार्ट कोडोन शुरू हो रहा है, ए यू जी। तो ये जो शिंडिल सीक्वेंस है ना, देखो, लोकेटेड अबाउट 6 to 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम ऑफ एयूजी स्टार्ट कोडोन इन प्रोकैरियोट। इससे अपस्ट्रीम यानी कि इसके अबव इस साइड वाली सीक्वेंस है ये। ठीक है, शिंडेल्गानो सीक्वेंस होती है स्टार्ट कोडोन से पहले होती है प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में। ठीक है, इनिशिएशन अलाइनमेंट। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इट बेस पेयर डायरेक्टली विद द कॉम्प्लीमेंट्री 3' एंड ऑफ 16s आरआरएनए इन स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट एंड दिस स्पेसिफिक बाइंडिंग एक्ट लाइक ए एंकर टू अलाइन एंड प्लेस द एयूजिन कोडोन। अरे भाई, इसका ना मैं बताऊं, इसका काम आता है, इसका काम आता है जब आपका ट्रांसलेशन होता है ना, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपको
पता होगा जो आपका ये क्लोवर लीफ लाइक जो आपका स्ट्रक्चर होता है, ये किसका होता है? ये आपका जो यहाँ पर कोडोन एंटी कोडोन जो ये टीआरएनए होता है, टीआरएनए जब बाइंड करता है एक साइड में, फिर वो क्या लाता है आपका अमाइनो एसिड लाता है, तो फिर ये उस टाइम काम आता है ट्रांसलेशन में, ठीक है। 13S जो जब टीआरएनए से एमआरएनए को जब रीड करता है, ठीक है, और जो ये पूरा पूरा वो बनता है इसमें जो आपकी स्मॉल सब यूनिट है वो नीचे होती है, जो स्मॉल सब यूनिट है वो फिर एमआरएनए के ऊपर मूव करती है, और उसके बाद फिर लार्ज सब यूनिट, फिर ऐसे ऐसे आपका ट्रांसलेशन होता जाता है, ऐसे ऐसे प्रोटीन की आपकी ये बनता जाता है, ठीक है। तो ये आपकी पी साइट, ये एक पी साइट होती है, ठीक है। तो पी साइट में राइबोसोम टू गिव प्रोटीन सिंथेसिस को ये स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, देखो द स्पेसिफिक बाइंडिंग एट लाइक एंकर टू अलाइन एंड प्लेस द एयूजी कोडोन इन द पी साइट ऑफ राइबोसोम टू किक ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये सिन-डेल्गानो सीक्वेंस काम आती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सिन-डेल्गानो सीक्वेंस है क्या, ठीक है। सिन-डेल्गानो सीक्वेंस है क्या, काफी अच्छा क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है सीआरई में, ठीक है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट में भी है, आपका सिलेबस में भी है ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इसी से अब मेरे को याद आ गया है क्वेश्चन, और जो आपका नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ। जो आपका जो वाटसन एंड क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने आपका मॉडल दिया था सर आपका डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल दिया था सर आपका वाटसन एंड क्रिक ने। और सर आपका फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया था सर? आपका फ्रांसिस क्रिक ने दिया था सर हमारा सेंट्रल डोगमा। तो ये 2 पॉइंट है वो आपको याद रखने। सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सर क्रिक ने दिया था, ठीक है। बाद में फिर वाटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। और इसमें एक लेडी का भी नाम आता है, मैडम रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है, रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया था रोजालिंड फ्रैंकलिन ने? इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का। तो डीएनए का जो डबल हेलिकल, जो इन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने जो आइडिया लिया था ना, वो इनके ही काम से लिया था रोजालिंड फ्रैंकलिन। लेकिन इनकी डेथ हो चुकी थी, तो इनको फिर नोबेल प्राइज में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि पोस्ट मतलब किसी की डेथ के बाद नोबेल प्राइज नहीं दिया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है सिन-डेल्गानो सीक्वेंस का बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इज यूज्ड इन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज किस में यूज किए जाते हैं? फिश में, आरएफएलपी में, एसडीएस पेज में, या पीसीआर में? चारों को चारों मॉलिक्यूलर टेक्निक है, किस में यूज किया जाता है सर? ये आरएफएलपी में यूज किया जाता है सर। आरएफएलपी की सर फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है। आरएफएलपी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम आरएफएलपी सबसे टॉप में चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप आजकल जितने भी डायग्नोसिस है, जितने भी रिसर्च है, मॉलिक्यूलर लेवल की रिसर्च है, उसमें आरएफएलपी का बहुत ज्यादा यूज होता है। और आरएफएलपी नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, ठीक है। वैसे बोलते हैं ना नाम में क्या रखा है भाई, नाम में बहुत कुछ रखा है, ठीक है। तो आरएफएलपी में अभी आरएफएलपी समझाने से पहले आपको इसके नाम से ही मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके नाम में जैसे मैं बोलता हूँ हर एक चीज का ना थोड़ा अगर आप नाम के ऊपर फोकस करोगे ना यार, फोकस करने से भाई पेपर में भी आग लग जाती है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आरएफएलपी में यूज किए जाते हैं। और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का किसमें काम आता है? वो काम आता है सर आपका जब आप क्या बनाते हो सर, आप जब कट करते हो डीएनए को, जब प्लाज्मिड को कट करते हो, तो किसमें सर? बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में सर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी सर आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम आता है। तो फिलहाल हम आरएफएलपी डिस्कस करते हैं। देखो आरएफएलपी की फॉर्म होती है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। समझाता हूँ, आराम से समझाता हूँ, इसके बाद आरएफएलपी में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। सबसे पहले तो देखो भाई रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन वर्ड से क्या मतलब है कि सर इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज होगा। फ्रैगमेंट यानी कि इसमें सर कुछ ना कुछ फ्रैगमेंट बनेंगे डीएनए के, ठीक है। लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि सर अलग अलग डीएनए की अलग अलग लेंथ होगी, उसके बेस पे सर हम डिसाइड करेंगे कि क्या ऑर्गेनिज्म है। आरएफएलपी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज करते हैं, आजकल बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई, ठीक है। कैसे चल रहा है? सीक्वेंसिंग जब आप करते हो आरएफएलपी, जब अलग अलग जैसे आपने पढ़ा होगा कि सबका डीएनए स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, सबका डीएनए स्ट्रक्चर अलग है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन आरएफएलपी जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम आर स्पेसिफिकली यूज्ड टू डाइजेस्ट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? कट करता है लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। मान लो आपके पास 2 डीएनए है, इन सब की सीक्वेंस अलग अलग है, और आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट किया। एक ने तो बनाए भाई सिर्फ आपके 2 फ्रैगमेंट, और एक ने बना दिया आपके 3 फ्रैगमेंट।
तो ये क्या हुआ, ये अलग अलग है ना। मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है, तो फिर हम दोनों को ना डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना कि ये डीएनए ऑर्गेनिज्म ए का है, ये डीएनए ऑर्गेनिज्म बी का, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो देखो DNA at specific recognition site, the resulting DNA fragment vary in length depending on the genetic sequence of individual। ठीक है, जो सेपरेटेड जो डीएनए फ्रेगमेंट है, ये सारे के सारे क्या करेंगे, अलग अलग सीक्वेंस होने की वजह से सभी की जो लेंथ है, मान लो एक डीएनए सीक्वेंस ऐसे ऐसे कट हुआ, ऐसे ऐसे कट हुआ, दूसरा ऐसे हो गया, मान लो ऐसे हो गया, उसके सिर्फ 3 फ्रेगमेंट ही हो पाए, तो दोनों अलग अलग है ना इंडिविजुअल, अलाउइंग साइंटिस्ट टू डिटेक्ट जेनेटिक वेरिएशन। अब आपको मिल गया ना कि दोनों डीएनए अलग अलग है, वेरिएशन मिल गई ना, और पूरा का पूरा जीनोम को मैपिंग के लिए यूज किया जाता है। बाद में इसमें क्या किया जाता है, आपका अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन किया जाता है डीएनए सैंपल को, फिर उसके बाद किया जाता है ब्लोटिंग होती है आपकी, ब्लोटिंग करके फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, जैसे आसान नहीं होता। ठीक है, ऐसे मैं आसानी से आपको पढ़ा रहा हूँ। आरएफएलपी मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो आरएफएलपी से एक कंसेप्ट और समझाता हूँ आपको। ठीक है, मान लो कोई आपने किसी डीएनए का मान लो आरएफएलपी किया, ठीक है, और मान लो एक तो ये डीएनए है, नॉर्मल डीएनए है, एक तो हो गया नॉर्मल डीएनए। मान लो कोई म्यूटेशन होगी, मान लो ये नॉर्मल डीएनए है, इसका जब आपने आरएफएलपी किया तो इसके आपने 3 टुकड़े किए, मान लो 3 टुकड़ों में ये बट गया। ठीक है, 3 टुकड़ों में ये बट गया। अब मान लो इसमें कोई म्यूटेशन होगी, मान लो कि सेकंड वाले रीजन में यही इसी ऑर्गेनिज्म में सेकंड वाले में मान लो कोई म्यूटेशन होगी, तो फिर मान लो म्यूटेशन की वजह से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो सिर्फ दो को ही आपको दो ही टुकड़े कर पाया, यानी कि आपके दो सिर्फ दो टुकड़े ही बन पाए। तो फिर आपको क्या पता लगेगा कि इसका मतलब कि म्यूटेशन हुई है। ठीक है, म्यूटेशन हुई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपकी वेरिएशन आई है। तो ऐसे जब आप जेनेटिक मैपिंग करते हो तो उसमें आपका ये काम आता है आरएफएलपी। भाई मुझे नहीं लगता आप लोगों को कितना समझ में आया होगा। अगर आरएफएलपी में भाई आपको समझ में आया हो ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर अच्छा था कंसेप्ट, अच्छे तरीके से समझाया आपने। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आया हो तो भाई एक बार किसी और वीडियो में समझा दूंगा मैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लेकिन कमेंट करना कि कैसा था आपका समझाने का तरीका। ठीक है, तो आरएफएलपी की फुल फॉर्म ही आपको एग्जाम में इतना ही पूछेगा, आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। प्रिंसिपल वगैरह तो एमएससी लेवल पे जाकर बात चली जाती है, सिर्फ आपसे इतना पूछ लेगा कि आरएफएलपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सभी की डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि आपकी सीक्वेंस है वो बार बार रिपीट होती है। इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से याद आया मुझे, एक क्वेश्चन और आपका यहाँ से बन जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये किसने किया था सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? एलेक्स जेफरे। एलेक्स जेफरे नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डिस्कवरी करी थी। पीसीआर जो कि आज आप देखते हो कैरी मुलिस ने करी थी भाई, कैरी मुलिस ने करी थी पीसीआर। ठीक है, तो ये था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड आरएफएलपी। क्वेश्चन नंबर 8 है फिर से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। अरे भाई कितना करवाओगे, मोलिकुलर बायोलॉजी करवाओगे क्या, लेकिन अब कर लेते हैं यार। ठीक है, तो देखो फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन टू एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन टाइप 2 एंजाइम है उसका क्या फंक्शन है। ए है नेगेटिव सुपरकोइलिंग, बी है आपका प्रिवेंट प्रोटीन फोल्डिंग, सी है आपका रिमूविंग फॉर्म डीएनए, या डी आपका क्लीव एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अरे भाई देखो, दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गए आपके, ये तो नहीं हो सकते सर, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन काटने वाला एंजाइम है, या तो आपका डीएनए को रिमूव करेगा या आपका क्लीव करेगा ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्लीव डीएनए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है सर? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है सर, जैसे कि मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, गैटेक। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, GAATC। ठीक है, गैटेक, एक मिनट, नहीं, जी गैटेक ऐसे होता है ना, ऐसे होता है यार, मतलब यानी कि ऐसी सीक्वेंस होती है जो इस साइड से पढ़ने से भी सेम हो और इस साइड से भी पढ़ने से भी। ऐसा कुछ नाम बताऊं, मेरे को भी ये नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे जैसे मान लो कि ये आपने ये लिखा GAATC, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो कैसे बनेगा? सी का क्या बनेगा जी, ए का क्या बनेगा, टी का क्या बनेगा ए, टी का क्या बनेगा ए का क्या बनेगा जी, सॉरी एडमिन था में, ए का क्या बनेगा जी बनेगा, और इसका क्या बनेगा सर, जी का सी। तो देखो जो ये सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है सर, ये मान लो 3 डैश है, ये मान लो 5 डैश है, और फिर इसका ये 3 डैश होगा, ये 5 डैश होगा। तो इस साइड से कैसे रीड करोगे आप?
GAATC, और इस साइड से कैसे रीड करोगे आप? GAA एडमिन, अरे यार मैं भी ना पागल आदमी हूँ, इतना गलती कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे कलर से करता हूँ। एडमिन को गवर्नमेंट के साथ मिला दिया, वाह भाई, पूरी पूरी केमिस्ट्री ही चेंज कर दी तूने तो। ठीक है, तो देखो इस साइड से भी रीड करने से ये ऐसा सेम दिख रहा है, GAATC, और इस साइड से भी GAATC, तो इनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ऐसी बहुत सारी सीक्वेंस है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, एडेनिन थाइमिन का जो आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ग्वानिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो ये इस साइड से भी सेम लग रही है, इस साइड से भी सेम लग रही है, तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस जैसे मैंने पहले आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, एंडो का मतलब है कि ये बीच से काटेगा। ठीक है, यानी कि इससे पहले भी कुछ सीक्वेंस है और इससे पहले भी कुछ सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये बीच से ऐसे पूरी इसको रिमूव करेगा, ऐसे बीच से। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस है, जो कि टाइप 2 है, वो मोलिकुलर सीजर की तरह काम आता है। मोलिकुलर सीजर यानी कि आपकी मोलिकुलर कटर भी बोलते हैं इसको, मोलिकुलर कटर। और मोलिकुलर ग्लू किसको बोलते हैं सर? मोलिकुलर ग्लू बोलते हैं सर आपका डीएनए लाइगेज को सर, डीएनए लाइगेज। कैसे याद करोगे सर लाइगेज? लाइगेशन का मतलब क्या होता है? लाइगेशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा? दो डीएनए को जोड़ेगा। जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हो, जब आप एक बनाते हो, जब आप एक हाइब्रिड डीएनए बनाते हो, तो इन दोनों को कौन जोड़ता है? इसको डीएनए लाइगेज ही तो जोड़ता है। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसका डीएनए लाइगेज को बोलते हैं। ठीक है, लाइगेज, लाइगेशन का मतलब भी जुड़ना होता है भाई। ठीक है, लाइगेशन करना। ठीक है, ठीक है, जैसे गले लगने से याद रख सकते हो आप। ठीक है, जुड़ना ही होता है जब गले लगते हैं आपस में दो। ठीक है, तो लाइगेशन ऐसे याद कर सकते हो आप। अपनी यार ट्रिक बना लेना, मेरा काम है आप लोगों को जस्ट आइडिया देना। ठीक है, बाकी भाई आप लोगों के ऊपर डिपेंड, आपको कितना ग्रैब कर पाते हो। मैं कोशिश करता हूँ आसान से आसान लैंग्वेज में चीजें समझाने की। और मैं बात कर रहा, देखो ओपन सिमेट्रिकली, ये वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताई है, ये वही बात लिखी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है गुरुजी, क्वांटिटेटिव डीएनए एनालिसिस एस्टिमेशन इज डन बाय। ठीक है, क्वांटिटेटिव डीएनए एनालिसिस है वो कैसे करोगे? स्पायरोमीटर से, स्पिग्मा मैनोमीटर से, पीएच मीटर से, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से? तो इसका जो राइट आंसर सर वो आपका डी है, क्वांटिटेटिव, यानी कि आपको डीएनए की क्वांटिटी आप बताओगे। जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, जब आप क्यूवेट में जब आप लेते हो डीएनए का सैंपल, तो डीएनए क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है यूवी लाइट को। ठीक है, और किस किस रेंज में यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये भी याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। 260 नैनोमीटर पर डीएनए क्या करता है आपका? एब्जॉर्ब करता है यूवी लाइट को, और यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब उतना ज्यादा आपका डीएनए का कंटेंट है, क्योंकि आपने बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन इनटू लेंथ के ऊपर वो डिपेंड करता है एब्जॉर्बेंस। ठीक है, एब्जॉर्बेंस ये आपने पढ़ा होगा बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ में। ठीक है, तो बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, एक होता है कलरीमीटर। ठीक है, कलरीमीटर क्या करता है? कलरीमीटर करता है सिर्फ विजिबल रेंज में। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो अबव द विजिबल रेंज चला जाता है, यानी कि उसमें यूवी भी इंक्लूड हो जाती है। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको ना हाईलाइट कर लो, इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो। ठीक है, 260 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करता है, ये याद रखना है। तो ये बता दिया मैंने बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कलरीमीटर का बता दिया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का बता दिया। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो मैंने भी यूज किया हुआ है, ऐसे क्यूवेट होती है। ठीक है, ऐसे क्यूवेट होती है भाई, मेरा ना मतलब डाइवर्स एक्सपीरियंस है। मैंने बायोकेमिस्ट्री का भी मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरा हिमैट का भी एक्सपीरियंस है भाई, माइक्रोबायोलॉजी का तो है या भाई। ठीक है, हिस्टो का रह गया बस, लेकिन कॉलेज टाइम में हिस्टो देखी है, बहुत अच्छे से देखी है, काम भी किया है हिस्टो में। ठीक है, तो हिमैट में मैंने सिसमैक्स की मशीन पे काम किया है। एम्स रायबरेली में था जब मैं, सिसमैक्स का यूरिन की मशीन थी हमारे पास, और ब्लड की थी, और कोगुलेशन की, तीनों सिसमैक्स की थी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में तो भाई अभी हम कर ही रहे हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में भी मैंने पीजीआई में किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? टेस्ट टू डिफरेंशिएट द क्रोमोजोम ऑफ नॉर्मल एंड कैंसर सेल। अब मान लो दो सेल है सर, ये है नॉर्मल सेल और ये है सर कैंसर सेल। तो इन दोनों में क्रोमोजोम पाया जाता है सर। इन दोनों के क्रोमोजोम को कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? ऐसे देखने से तो बता सकते कि ये कैंसर सेल का है, तो वो कैसे करोगे सर? ए वेस्टर्न ब्लोटिंग, बी कंपैरेटिव जीनोम हाइब्रिडाइजेशन, सी पीसीआर, या डी आपका साधारण ब्लोटिंग। ये भी भाई आपका क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही मतलब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है।
आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस का है। क्यों कॉमन सेंस का है? अब आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन के लिए आप क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी आएगा। कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या करोगे? दोनों को डिफरेंशिएट करोगे। कंपैरेटिव आपका इसका जो राइट आंसर है, पीसीआर का तो यूज करोगे नहीं आप, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जब आप डीएनए का कंटेंट जब आपको बढ़ाना होता है, न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट बढ़ाना होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? पीसीआर का यूज करते हो, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, नाम में ही पॉलीमरेज है। सदर्न ब्लोटिंग सर आप किस लिए यूज करते हो? जो आपने पढ़ा होगा स्नो ड्रॉप, जैसे आपने ऐसे डीएनए के लिए यूज करते हो सदर्न ब्लोटिंग। तो कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन से आप दो सेल्स के डीएनए को कंपेयर कर सकते हो। तो ये एक मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक टेक्निक है जो कि आपको जेनेटिक मैपिंग में क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी जैसे गेन लॉस या डिलीशन को ये पूरे पूरे एंटायर जीनोम में गेनिंग लॉस हो गया, कोई डिलीशन हो गया, मेनली जो जेनेटिक्स में इसका काम आता है। और बाय कंपेयरिंग ट्यूमर कैंसर सैंपल अगेंस्ट ए नॉर्मल कंट्रोल डीएनए इट हाईलाइट द क्रोमोसोमल डिफरेंस बिटवीन देम। तो भाई आई होप कि आपको ये जो बायोकेमिस्ट्री की जो ये सीरीज लेके आया हूं मैं, आई होप कि आपको समझ में आती होगी, ठीक है। अगर आती हो तो भाई यार अभी तक अगर अच्छा लगा हो ना तो यार एक लाइक कर देना भाई, ठीक है। एक लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट, ठीक है। तो ऐसे ही एमसीक्यूज आपके लिए लाता रहूंगा मैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि अगला वाला किस टॉपिक पर एमसीक्यू लाऊं, ठीक है, किस टॉपिक पे लाऊं। टॉपिक वाइज भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोगों की कोई डिमांड आएगी तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। हमारा मेन मोटिव होता है कि क्वालिटी कंटेंट आपको दे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू रटवाने हैं आपको, आपको ऐसा बनाना है कि आपको फिर कभी उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, या फिर कभी आपको उस टॉपिक को जस्ट आपको एक बार रिवीजन की जरूरत पड़े और आपको एकदम से चुटकियों में आपका रिवाइज हो जाए। वो मेरा मेन मोटिव यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व कराना नहीं है गाइज, आपको इन डेप्थ नॉलेज देना है। क्योंकि एमसीक्यू अगर आप 500 एमसीक्यू भी सॉल्व कर लोगे ना एक दिन में, तो एग्जामिनर एक ऐसे घुमाएगा एमसीक्यू और आपका एमसीक्यू गलत, ठीक है। इसलिए जितना फोकस होके पढ़ोगे, जितना फोकस होके थ्योरी पे काम करोगे, तो एमसीक्यू तो ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर करो। जिस आदमी के बेसिक क्लियर नहीं है ना, वो मतलब मे बी ही गोट सेलेक्टेड इन द एग्जाम बट और रैंकर्स नहीं हो सकता भाई। रैंकर्स सिर्फ वही निकलेंगे जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि कोई भी आदमी है, 100 के 100 किसी भी एग्जाम में 100 के 100 क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे उसको क्वेश्चन आते होंगे। क्योंकि एग्जामिनर भाई, अगर ज्यादा नहीं बताता मैं, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जाम में जो आपको आते ही नहीं होंगे, ठीक है। खासकर जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, पीजीआई, एम्स, जिपमर, निभांस, ये 5 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे डालते हैं पैथोलॉजिस्ट लेवल के या एमडी लेवल के, कि भाई वो उसको ही आएंगे जिसने सारा का सारा कंटेंट पढ़ा है, सारा का सारा। मतलब जिसने तो भाई एमडी लेवल की बुक्स पढ़ी है, अपूर्वा शास्त्री, आपकी जो बायोकेमिस्ट्री की होगी, टीस जो भी बहुत सारी बुक है। आप चाहो तो एक वीडियो भी बना दूंगा मैं कि कौन सी बुक्स आपको आप पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास बुक्स की, ठीक है। कोई भी बुक देखो, आपको अगर नॉलेज गेन करनी है ना, तो किसी एक बुक पर आप रिलाई मत करो, ठीक है। किसी एक बुक पर रिलाई मत करो। मल्टीपल बुक्स आप पढ़ोगे तो तभी आपके मल्टीपल कंसेप्ट क्लियर होंगे। किसी एक बुक से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता गाइस। एग्जामिनर इतना पागल नहीं है कि वो सिर्फ एक बुक से क्वेश्चन ले आओ, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको जो कंटेंट लेके आ रहा हूँ समझ में आ रहा होगा भाई। फॉलो कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना चैनल को, इस कंटेंट को, जो ये क्वालिटी कंटेंट हम आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। तो शेयर कर देना। बाकी आपसे मुलाकात किसी नई वीडियो में होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम पर, या इंस्टाग्राम पर नहीं कर पाओ तो लिंक्डइन पर आप मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है। लिंक्डइन पर मुझे फॉलो कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें आईडी दी हुई है लिंक्डइन की। क्योंकि इंस्टा पे मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ जितना ज्यादा लिंक्डइन पे हूँ। तो लिंक्डइन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड मैं वहां पर अपनी शेयरिंग मतलब अपनी जो जर्नी है वो शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए भाई। सिलेक्शन सिर्फ मेहनत करने वाले का होगा, ठीक है। तुक्केबाजी से जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तुक्के से कभी सिलेक्शन नहीं होता। वो बिल्कुल रेयर चांस होता है कि किसी की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी होती है। खैर हमारी तो किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। मैं तो ये मान के तैयारी करता हूँ कि किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, तो हमारे हाथ में तो सिर्फ क्या है, मेहनत है, ठीक है, हार्ड वर्क है। क्योंकि मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ लक लुक में। कुछ लोग करते हो मे बी आप करो, वो आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं करता लक में विश्वास। अगर 0.1% से अगर मान लो मेरा सिलेक्शन हो गया या किसी डॉक्यूमेंट की वजह से मैं रह गया, तो मैं उसमें समझ सकता हूँ कि लक नहीं था भाई वहां पे। लेकिन
99% आपकी मेहनत के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तब से किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार भाई। ज्यादा अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप भी अपना पढ़ लो जो पढ़ना है।